फिर से गुड इवनिंग। अभी मिड सेम के पहले वाला रिवीजन पैम्पलेट निकालो, फॉर्मूला चार्ट। अगर नहीं लाए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाए हैं तो निकाल ले। अगर मिड सेम के पहले वाला रिवीजन पैम्पलेट लाए हैं तो निकाल ले, नहीं लाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला पैम्पलेट की मैं बात कर रहा हूँ। सबके सब यहाँ देखें, बंद करो। All of you. Please see here. Important formulas. अभी ठीक है, मीन की फॉर्मूलास, मीडियन की फॉर्मूलास, मोड की फॉर्मूलास, उसका डिस्कशन में जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। यू ऑल नो दिस वेरी क्लियरली। मीन मीडियन मोड के फॉर्मूलास तुमको आते हैं, अलग अलग मेथड तुमको पता है। वेटेड मीन और कंबाइंड मीन की फॉर्मूला आती है। मैं आपको शॉर्ट सम्स मिड सम में भी बोले थे किस तरह के आएंगे, अभी भी सिखाए थे, अभी फिर से एक बार ये चीज रिवाइज करा रहा हूँ। शॉर्ट सम्स करेक्ट मीन फाइंड करो, आई सेड करेक्ट मीन फाइंड करो, वो वाला सम आ सकता है। आपको एक्स बार दे दिया, एन दे दिया, रॉन्ग एक्स दे दिया, करेक्ट एक्स दे दिया, तो अपने क्या करते थे, याद करो, एन इंटू एक्स बार, एन इंटू, तो रॉन्ग सिग्मा एक्स आता है, रॉन्ग नंबर माइनस करेक्ट नंबर प्लस, फिर करेक्ट मीन निकाल लो, बराबर। कंबाइंड मीन का ऑब्जेक्टिव आ सकता है n1 x बार 1 n2 x बार 2 बाय n1 प्लस वाले मेथड से अपने उसको करें तो इट विल बी फैंटास्टिक। आई सेड इट विल बी फैंटास्टिक। फिर वेटेड मीन x बार w इज सिग्मा wx बाय सिग्मा w, सिग्मा wx बाय सिग्मा w। मीडियन के कोई खास ऑब्जेक्टिव नहीं है, मोड के कोई खास ऑब्जेक्टिव नहीं है। इंपेरिकल फॉर्मूला इज मोड इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, मोड इक्वल्स टू, वो रिलेशन तुमको बताओ तो उसके शॉर्ट सम्स कर सकते हो। रेंज तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। QD Q3 माइनस Q1 बाय 2, कोएफिशिएंट QD माइनस Q3 माइनस Q1 बाय, बस इसका प्रैक्टिकल आ सकते हैं, बाकी इनका तो प्रैक्टिकल आने का कोई चांस नहीं है। CV की फॉर्मूला याद करें, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। CV गिनवा के आपको बुद्ध दिया कि लेस मूवमेंट है, मोर मूवमेंट है, मोर वेरिएशन है, लेस वेरिएशन है, इस तरह का कुछ भी प्रैक्टिकल पूछ दिया। सर इसके अलावा कुछ, ये मोमेंट्स का करेक्शन वाला सम, जैसे तुम्हें याद हो μ2 इज μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव में तो यही यूज हो सकता है, सर ऑब्जेक्टिव में तो यही, नथिंग एल्स। बीटा 1 इज μ3 स्क्वायर बाय μ2 क्यूब और बीटा 2 इज μ4 बाय μ2 स्क्वायर। सर आपने तो बहुत सिलेक्टेड फॉर्मूला यूनिट 2 की बोली, फॉर्मूला तो पूरी हो गई, सिलेक्टेड मतलब उतनी ही बोली जितनी ऑब्जेक्टिव में काम आने वाली। पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव में कोई बोले तो गागर में सागर भर सकते नहीं है, मतलब 1 मार्क या 2 मार्क, 2 मार्क के सम में कोई 5 मार्क का लॉन्ग सम पूछने वाले नहीं है, वो होने वाला नहीं है। तो क्या होने वाला है, तो जैसे जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताए, करेक्ट मीन, वेटेड मीन, कंबाइंड मीन, अच्छा करेक्ट मीन, वेटेड मीन, कंबाइंड मीन, मीडियन मोड का इंटर रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला, इट लाइक मोड इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, उसका बेस पे फॉर्मूला पूछो, रेंज बच्चे से पूछ लो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, QD पूछ लो, CV पूछ लो, रेंज QD और CV, उसके शॉर्ट सम्स कराओ। स्क्यूनेस में से हाँ मीन मीडियन मोड सब कुछ रेडीमेड दे दो और बाद में उसको बोलो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढ, कोएफिशिएंट ऑफ, तो ठीक है, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, आई सेड दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। या तो फिर ये μ2 μ1 μ2 की फॉर्मूला याद कराओ बच्चों को, और बीटा 1 बीटा 2, बीटा 1 बीटा 2, दैट्स इट। इसके बाहर का प्रैक्टिकल निकलना पॉसिबल नहीं है। सर आपने कौन से यूनिट का प्रैक्टिकल बोला, दिस इज यूनिट 2, यूनिट 1 में तो कोई प्रैक्टिकल ही नहीं है, पक्का। यूनिट 1 थ्योरी, यूनिट 2 में भी थ्योरी, जो अपने पोर्शन है, देखो यूनिट 1 की थ्योरी की आपको समरी दी थी, ये सम्स के बाद इमीडिएटली, जैसे
स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक्यू। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स डेटा होता है गिवन बाय हॉरेस सेक्रेस्ट। हॉरेस सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स मेथड होता है गिवन बाय क्रॉक्सटन एंड गॉर्डन। लिमिटेशन आर स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल डेटा नहीं स्टडी कर सकता, वो ग्रुप डेटा स्टडी करता है। क्वालिटेटिव डेटा नहीं स्टडी कर सकता, क्वांटिटेटिव डेटा स्टडी करता है। जो डेटा तुम खुद ढूंढो इस प्राइमरी, किसी दूसरे का ढूंढा हुआ डेटा यूज करो तो सेकेंडरी। याद आ रहा है? जो महंगा पड़े और खुद मेहनत ज्यादा करनी पड़े इस प्राइमरी, जो सस्ते से मिल जाए वो सेकेंडरी। और सोर्सेस में पब्लिश अनपब्लिश सोर्स और ये सब है, सारे अलग अलग मेथडों के मेरिट डीमेरिट्स का ये चार्ट बना हुआ है। जैसे आपको रिलायबल डेटा चाहिए तो डायरेक्ट इंक्वायरी, अनबायस चाहिए तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी जाएगा। अलग अलग एरिया कवर करनी है तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट ढूंढ सकते हैं। अगर चिट्ठी विट्ठी लिखा के और इस तरह से पूछना है तो मेल्ड क्वेश्चन है, और अपने बंदों को भेजना है तो शेड्यूल सेंड थ्रू एन्यूमरेटर। टेबुलेशन की मीनिंग का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता। एक ऑब्जेक्टिव इसका जरूर बनेगा कि मेन पार्ट्स ऑफ टेबल, मेन पार्ट्स ऑफ, चल भाई टेबल के सबसे ऊपर क्या लगाया जाता है? टाइटल। क्या? टाइटल के इमीडिएटली नीचे हेड नोट, टाइटल के इमीडिएटली नीचे पैम्पलेट में लिखा हुआ है हेड नोट अपने आता है साइड में। फिर अपर पार्ट ऑफ द टेबल को बोलते हैं बॉक्स हेड। क्या बोलते हैं? कॉलमों की हेडिंग होती है उसको कॉलम को कैप्शन बोलते हैं, रोज को स्टफ, रोज को मेन पार्ट ऑफ द टेबल इज कॉल्ड बॉडी, मेन पार्ट ऑफ द टेबल इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। एरिया वाइज करो तो ज्योग्राफिकल, नंबर ईयर वाइज करो तो क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव डेटा हो तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव डेटा हो तो क्वांटिटेटिव। ये मीन मीडियन मोड के कैरेक्टरिस्टिक वाले ये टेबल को एक बार अच्छे से रेफर करके जाने का, तो सो दैट ये चार्ट्स अगर आप रूल्स देखते हो तो आपको इसमें से मैक्सिमम एमसीक्यू मिल जाएगी। नाउ अगर किसी को इसका डायरेक्ट ज्यादा डिटेल वर्जन चाहिए तो सिंपल सा एक ही लॉजिक बता रहा हूँ कि आपको उसके लिए आपको उसके लिए अपने मिड सेम का जो एक रिवीजन पैम्पलेट बना है, क्या बोला मैंने? मिड सेम का रिवीजन वीडियो, मिड सेम का रिवीजन वो मैंने आपको बना के दिया था, मतलब ग्रुप में डाला था। एक बार फिर से वो ग्रुप में पोस्ट करवा देता हूँ। वो रिवीजन वीडियो अगर आप एक बार देखते हो तो मिड सेम के 2 यूनिट आपके बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? अभी मेरा मेजर फोकस आज का प्रोबेबिलिटी के यूनिट 4 पे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिट मैंने आपको करा है तो उसके ये 7 एमसीक्यू मैं आपके नेक्स्ट आधे घंटे में डन करवा दूंगा। इज दिस क्लियर? ये वाले पैम्पलेट की प्रिंट आउट सबके पास आ गई? पीडीएफ के प्रिंट आउट है छोटे छोटे बॉक्सेस। Okay, we have started with unit 4 learning. Start करें। फर्स्ट स्लाइड, आपके पास जो स्लाइड्स की प्रिंट है वो हमेशा आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ स्लाइड ऐसे प्रिंट होती है 1 2 3 4। आपके पास जो स्लाइड्स की प्रिंट आती है वो हमेशा ऐसे प्रिंट होता है 1 2 3 4, इस तरह से देखते जाए भाई, ले मार्क करना। स्लाइड्स ध्यान से देखते जाए। ऑब्जेक्टिव्स दैट कॉलेज हैज केप्ट व्हाइल यू स्टडी। तो सबसे पहली बात, आइडेंटिफाई द सिचुएशन वेयर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड। तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में, डिस्क्रीट में आता है बाइनोमियल और पॉइजा, बाइनोमियल और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल आता है नॉर्मल, कॉन्टिन्यूअस आता है जब वैल्यू पॉइंट में ना आए तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं? और जब वैल्यू पॉइंट में आ सके तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। इज दिस क्लियर? नंबर 2, बाइनोमियल का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। पॉइजा का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आता है वो पता होना चाहिए। कंटीन्यूअस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो बताओ, और उसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। क्या ड्रॉ करना आना चाहिए? ओके। तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको क्यों कहा जाता है, पहले वो लॉजिक समझो। आई सेड थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको क्यों कहा जाता है, उसका लॉजिक समझो कि एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में ऑल ऑफ यू, ये एक फंड है, ध्यान से सुनो, मजा आएगा। कोई एक अंकल है, वो ऐसे बता रहे हैं, उन्होंने, मेरा केक शॉप है, नंबर ऑफ केक सोल्ड ड्यूरिंग लास्ट 30 डेज। आई सेड ड्यूरिंग लास्ट, तो 0 to 5 के बीच में, 5 to 10 के बीच में, 10 to 20 के बीच में, 20 to 30 के बीच में, और 30 to 50 केक्स पर डे के बीच में
कितने दिन बिका था, तो वो सामने मुझे बताते हैं। सपोज 0 to 5 वाले सिर्फ 2 दिन आए थे, जिस दिन बहुत मंदी रही थी। 5 to 10 वाले 8 दिन रहे, 15 दिन मेरे 10 to 20 केक्स बिके हैं। डू यू गेट माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? आया ना? 3 दिन ऐसे थे कि 20 to 30 धंधा खुल गया था, उस दिन भगवान की बहुत दया हुई थी, और 2 days 30 to 50 केक्स बिका था। कोई डाउट्स? अभी इसको डिवाइड बाय 30 करे तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ही तो यही होता है m by n। किसी को कोई डाउट? इसको बोलते हैं एक्चुअल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? और जो हम थ्योरी में सीखते हैं उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक कॉइन टॉस करे तो नंबर ऑफ हेड 0, 1 या 2 या 3 आ सकते हैं। 0 हेड यानी ट्रिपल टी, 1 हेड यानी HTT, THT, TTH, कुछ याद आ रहा है? 2 हेड्स यानी HHT, HTH, THH, 3 हेड यानी ट्रिपल H, 3 हेड यानी तो 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। ये जो हमने बनाया इसको थ्योरेटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक सादा मतलब होता है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है the probability distribution obtained based on assumption, based on, तो हो सकता है बाइनोमियल या पॉइजा, और कॉन्टिन्यूअस में हो सकता है नॉर्मल, कॉन्टिन्यूअस में हो सकता है। चलो भाई, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी जैसे डाइस इज रोल्ड या डाइस इज रोल्ड या नंबर ऑफ आउटकम यू ऑब्टेन्ड बाय टॉसिंग कॉइन, बाय टॉसिंग। तो ये जो रहता है, ये जो फाइनाइट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक काम हम कुछ गिनी हुई बार कर रहे हैं, उसमें से वो काम होने का चांस कितनी बार। इनफिनाइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये जब तक है जहां वाला केस है। माने जैसे कोई एक रोड पे एक्सीडेंट होने की बात करे तो कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि मैक्सिमम 50 ही एक्सीडेंट हो सकते हैं, कोई भी दिन पे कितने भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ऐसो के लिए पॉइजा डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है। क्या काम आता है? बाइनोमियल, तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। ये जेम्स बर्नौली ने निकाला था 1713 में, उन्होंने अपनी किताब बनाई, उसमें उन्होंने इसको छापा था। इज दिस क्लियर? नाले को पता चल रहा है? पक्का? बहुत सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें 2 ही आउटकम आते हैं, सक्सेस या फेलियर। सक्सेस या जैसे हेड आया तो सक्सेस, टेल आया तो फेलियर। बंदा स्मोकर है तो सक्सेस, स्मोकर नहीं है तो फेलियर। कुछ याद आ रहा है? कॉल आया तो सक्सेस, कॉल नहीं आया तो फेलियर। बॉम्ब निशाने पे गिरा तो इट इज सक्सेस, बॉम्ब निशाने पे नहीं गिरा तो फेलियर। कुछ याद आ रहा है? तो सक्सेस फेलियर, ऐसे केसेस में सक्सेस और फेलियर पे सब कुछ डिपेंड करता है। सक्सेस को P बोलते हैं, फेलियर को Q। सक्सेस को P बोलते हैं, फेलियर को Q। तो अब ये जो P और Q है ना, वो अलग अलग तरीके से तुम्हारे सामने आ सकते हैं। जैसे कोई बोल सकते हैं सक्सेस 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 5 बार, फिर 3 बार फेलियर, आई सेड फिर 3 बार, फिर 2 बार सक्सेस, फिर फेलियर, फिर सक्सेस। तो रादर ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी भी बार सक्सेस हो उसका x पावर, जितनी भी बार फेलियर हो उसका n माइनस x पावर। इसके लिए परमानेंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बनता है NCX, 12th में पढ़ा हुआ है, बोलो NCX p रेज टू x q रेज टू x। इसके मैंने आपको सम्स भी प्रैक्टिस कराया। अभी x से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन होता है NP, उसका मीन होता है EX, और वेरिएंस होता है EX स्क्वायर माइनस EX होल स्क्वायर। सर ये हमने कब करा बाइनोमियल का? बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ही कर दिया था। मीन इज EX, मीन इज एंड वेरिएंस इज EX स्क्वायर माइनस EX होल स्क्वायर। ऑल ऑफ यू, मीन इज NP, वेरिएंस इज NPQ। ये एक स्लाइड 7th, अब अपने पास ध्यान से टिक करके रखो। इस स्लाइड में से मिनिमम 2 क्वेश्चन आने चाहिए। पेज 2 पे पेज 2 पे लेफ्ट साइड जो नीचे स्लाइड होगी ना, वो 7th स्लाइड होगी। मिली सबको? देखो क्या लिखा है। Binomial distribution is a discrete distribution. Binomial discrete distribution is its parameters are NP. Its parameters are NP. The mean and variance of binomial are NP and NPQ. NP and
Its parameters are NP and NPQ. Its parameters are NP and NPQ. फिर से बोलेंगे its parameters are okay. Its parameters are I'm sorry. Its parameters are NNP. Its parameters are इसका मीन होता है NP, वेरिएंस होता है NPQ. ये बीकॉम में एक नई चीज सीखने को मिल रही है, स्क्यूनेस. क्या? Of a binomial distribution. Skewness of a 1 minus 2p square by NPQ root. क्या बोला है? 1 minus 2p square by NPQ root. सर इसका कोई प्रैक्टिकल है? कॉलेज के पैम्पलेट में भी नहीं है. But you need to know this. I said you need to know this. आगे if p is half symmetric, p is less, ये 12th में था. P is less than half positive skewness, p is greater than half negative skewness. Is this clear? नया, फिर से कुछ नया. If PQ is 1/6, if PQ is, उसको मेसोकार्टिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? PQ is less than 1/6, it is lepto, and PQ is greater than 1/6. That's fine, that's fine, that's it. इतने प्रॉपर्टीज करे बहुत हो गया. यूज ऑफ बाइनोमियल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो टाइम पास है. फिर ये एग्जाम्पल किया हुआ है एक, ये एग्जाम्पल जो मैंने नोटबुक में करा है वो बेहतर है उससे. एग्जाम्पल यहाँ से करने की कोई जरूरत नहीं है. बट हाँ, मीन एंड वेरिएंस ये 3 ऐसे 4 एग्जाम्पल किए हुए हैं. कितने एग्जाम्पल किए हैं सर? मैं 4 के 4 यहाँ के देखूं कि अपने क्लास की नोटबुक का एक देखो. क्लास की नोटबुक का एक भी इनफ है. ऐसे क्लास की नोटबुक का एक भी इनफ है, सेम है. इज दिस क्लियर? सर आपने पूरे बाइनोमियल में से कौन सी स्लाइड पूरी अच्छे से करने के लिए बोली? ये वाली. फिर से बोलूं कि क्लियर है? क्या हो भाई? Poisson distribution was discovered. Poisson distribution was by a French mathematician cum physicist Simon Denis Poisson. Simon Denis Poisson in 1937. 1930 he obtained or derived it as a limiting case of binomial. ये मैंने तुम्हें क्लास में बताया, जब n बहुत बड़ा हो जाए या p बहुत छोटा हो जाए तो बाइनोमियल हो जाता है पॉइसन. बाइनोमियल हो जाता है, बाइनोमियल हो जाता है. इसका नाम भी मैंने बताया, इसको बोलते हैं रेयर डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलते हैं? अभी जैसे नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स इन 1 मिनट, क्या मेजर करके करोगे? नंबर ऑफ कार पासिंग बाय यू फॉर एन आवर. आप गिनने बैठ रहे हो. Number of visitor on a certain website between 10 to 11. Number of blind born per year in a large city. अब ये जो नंबर है ये कितना रेयर होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. How rare this case is. तो इसको रेयर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. इसकी फॉर्मूला है e raised to minus m m raised to x by x factorial. e raised to minus m. किसी को कोई डाउट? अभी एक सिंपल चीज प्लीज याद रखिए, प्लीज बिना भूले. बाइनोमियल को बोलते हैं, इसका एमसीक्यू बनेगा. बाइनोमियल को बोलते हैं बाइपैरामेट्रिक. क्या? बाइपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. why we call it बाइपैरामेट्रिक? एक्सीलेंट. उसमें 2 पैरामीटर है. कितने पैरामीटर है? n and p. और पॉइसन को बोलते हैं, ये सीपीटी का क्वेश्चन है. बोलो. बाइनोमियल को बोलते हैं बाइपैरामेट्रिक. पैरामीटर यानी मेन आइटम, मेन वैल्यू. बाइपैरामेट्रिक यानी 2 आइटम 2 वैल्यू n और p. पॉइसन में लेमड़ा आता है खाली, यानी m आता है एक ही आइटम. इसको बोलते हैं यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं? फिर से बोलूंगे, क्लियर है? बाइनोमियल बाय, पॉइसन यूनि, नॉर्मल वरी बाय. आई सेड नॉर्मल इज वरी बाय. तो बाइनोमियल और नॉर्मल में 2 पैरामीटर है और पॉइसन में एक ही पैरामीटर. इज दिस क्लियर? ठीक है. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको बताइए, नंबर ऑफ ट्रायल लार्ज हो जाए या p बहुत स्मॉल हो जाए, p बहुत स्मॉल हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉइसन. उसको बोलते हैं पॉइसन. प्लीज 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 पॉइसन के लिए एक्चुअली शायद ही तुम्हें कुछ करना पड़े, तो भी अगर टिक करना है तो ये प्रॉपर्टीज टिक करके रखो. यू कैन रीड इट वंस जैसे. लेकिन मैक्सिमम एमसीक्यू
मैक्सिमम एमसीक्यू बाइनोमियल की प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम एमसीक्यू बाइनोमियल की प्रॉपर्टी है। या जैसे एक ऐसा सम दे दिया, सुनो यहाँ ध्यान दें, ये दो सम के लिए आप तैयार रहे, चालू करो। n is 4, p is 1/4, तो q is 3/4। याद आ रहा है? n is 4, p is 1/4, तो q is, आपको बोल दिया फाइंड p of 2, फाइंड p of, तो बोल 4c2 1/4 raised to 2 3/4 raised to 2। सर कौन सी फॉर्मूला लगाई आप बताओ? n c x p raised to x and q raised to n minus x। पक्का? मेरा फेवरेट, तुम्हारा फेवरेट, हॉट फेवरेट सम इस चैप्टर का ऐसा एकदम एक नंबर आ सकता है, n is 10 p is out, n is 10 p is find mean, बोलो np, mean is find variance, बोलो npq, npq mean आ गया, variance आ गया, आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढना आ गया बाइनोमियल का, इससे ज्यादा कुछ पेपर में आ सकता नहीं। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीवन? पक्का? अब नेक्स्ट पॉइजा के लिए, किसके लिए? आपको दे दिया m is 2, m is इमीडिएटली क्वेश्चन में e raised to -2 0.1353 उनको प्रिंट करके देना पड़ेगा। अगर नहीं प्रिंट करके दिया मतलब क्वेश्चन गलत है, ऐसे नहीं प्रिंट करके दिया ना मतलब क्वेश्चन गलत है। ओके, अब आपको बोलेंगे फाइंड p of 3, फाइंड p of, तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए e raised to -m m raised to x by x फैक्टोरियल। m2 है, e raised to -2 यानी 0.1353 प्रिंटेड है, आया ना? m2 है तो 2 raised to 3, ऐसे 2 raised to डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। किसी को कोई डाउट? सर पॉइजा में और कोई वैरायटी ऑफ सम? दिस इज द फाइनल वैरायटी। बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज आती हो, आई सेड बाइनोमियल की, और ये दो टाइप के, तीन टाइप के आपको सम्स आते हो, तो आप बाइनोमियल और पॉइजा के लिए डालो। इज दिस क्लियर? प्रॉपर्टीज वाला स्लाइड याद है? 7 नंबर स्लाइड, और ये पॉइजा की प्रॉपर्टी 14 नंबर, पॉइजा की प्रॉपर्टी 14 नंबर स्लाइड प्लीज। पॉइजा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, बोथ मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजा आर सेम, ये एमसीक्यू में ऑलरेडी कह चुका हूं, मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजा आर ऑलवेज सेम, मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजा आर ऑलवेज, फिर से मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजा आर ऑलवेज। ये एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है ये? एंड लेप्टोकर्टिक, एंड व्हाट? Positively skewed and leptokurtic, positively skewed and then next point has got no meaning. In normal distribution is a limiting form of Poisson. The normal distribution is a, इसका मतलब आपको बाइनोमियल नहीं अप्लाई करना है तो भी पॉइजा काम लग जाएगा, नॉर्मल नहीं अप्लाई करना है तो भी आपका पॉइजा काम आ जाएगा। The distribution of rare event, it's a distribution of, मेरे हिसाब से ये स्लाइड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ है जो मैं अभी तक नहीं बोला हूँ, आपको ये सारे वर्ड्स पता है। Is this clear? Application of Poisson, application of it's for rare cases, और ये फिर पॉइजा के आपके पास सम करे, तो मैंने आपको एक सम वो करा है, आप वो सम भी देख सकते हो। अगर आपको वो सम नहीं देखना है तो फिर आप यहाँ से, उन्होंने कॉलेज वालों ने इसके 5 सम किए, वो आप देख सकते हो। Is this clear? Continuous probability distribution, कौन सा? Okay, all eyes here now. Continuous probability distribution, all of you. सर अभी इसका Z टेबल पेपर में देंगे, ऐसा जो पूरा टेबल आता है, Z टेबल याद आ रही है कि भूल गए हो? नहीं वादा नहीं, टेबल नहीं याद करनी होती है, टेबल होती थी ऐसा कुछ याद है? याद है कि सब 12th स्टैंडर्ड में देखी देखी सी लगेगी अभी तुम्हें। ये टेबल याद आ रही है? ये नहीं देंगे पेपर में सर, ये पेपर में नहीं देंगे तो हम कैसे इसके अंदर से आंसर कहां से लेंगे?
कॉलेज का इससे गधा मेथड कैसे होगा? इसके लिए मेरे को इस 9 ग्राफ का क्यों टेंशन नहीं है? एंड व्हाई वाज आई सेइंग कि बेटा ये सिंपल सा एक लॉजिक है। कॉलेज ने फरवरी की 2 के 3 तारीख को तुम्हारे मिड सेम के एग्जाम पूरे किए थे। फरवरी 28 दिन का एक महीना होता है, यानी पूरे 30 दिन भी नहीं रहे और वापस वो अभी 3 मार्च से आज चालू भी हो गए। तो they themselves know it is not possible। तो पेपर सॉल्व करने के लिए ट्रिक चाहिए, और वो ट्रिक जिसने आज का ये सेशन ध्यान से सुना है, I'll repeat my word, जिसने आज का ये सेशन ध्यान से सुना है उनको ट्रिक गिफ्ट में मिली है। अगर वो ट्रिक समझ पा रहे हैं तो सर प्रोबेबिलिटी के लिए आपने ऐसा कुछ अभी बोला, प्रोबेबिलिटी की कहाँ रिवीजन करेंगे? अभी पहले डिस्ट्रीब्यूशन लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, बाइनोमियल, नॉर्मल और पॉइजा, पहले तो ऐसी भी बातें चल रही थी ना, चैप्टर कैंसिल कर दो, तो उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? उनको भी पता है कि हमने पीपीटी कराई है, हमको पता है बच्चे को क्या आना चाहिए। अभी बच्चे को क्या आना चाहिए? तो थ्योरी के प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, सिंपल सा लॉजिक। देन बाइनोमियल और पॉइजा का बेसिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यू करके आंसर सॉल्व करना आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और नॉर्मल, सर भी नॉर्मल में, नॉर्मल तो जब लॉन्ग एग्जाम होती थी तो ये टेबल नहीं देते पेपर में, इसका आंसर निकाल के देते, ऐसा लिख के देते हैं, फॉर z इक्वल टू 1 आंसर इज 0.341, for z equal to 1.5 आंसर इज 0.4332। यानी टेबल रेफर करने के लिए नहीं बोलते हैं, आंसर क्वेश्चन में प्रिंटेड होता है। ऐसे आंसर क्वेश्चन में, सर अगर आंसर क्वेश्चन में प्रिंटेड है तो हम क्या करेंगे? हम प्लस माइनस रूल्स लगाएंगे, हम ये 9 ग्राफों के रूल लगाएंगे। चलो ध्यान दो, ये 9 ग्राफ के रूल याद करो। अगर 0 से कोई पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, 0 से कोई, याद करो, 0 से कोई पॉजिटिव वैल्यू, z इज बिटवीन 0 to 2.25, ग्राफ याद आ रहा है? 0 तो सीधा टेबल में से आंसर, ऐसे सीधा टेबल में से। 0 से कोई नेगेटिव वैल्यू चाहिए, 0 से कोई नेगेटिव वैल्यू, सीधा टेबल में से आंसर, सीधा टेबल में से। भाई मेरे ध्यान से सुन, इधर 0 हो या इधर 0 हो, फिर से समझ लो, इधर 0 हो या इधर 0 हो, फिर से सुनो, इधर 0 हो या इधर 0 हो, तो ये जो वैल्यू है ना उसका टेबल वैल्यू देखना पड़ता है, वही क्वेश्चन में प्रिंटेड होगा। आई सेड वही क्वेश्चन में, तो सीधा आंसर। सर थर्ड केस क्या होता है? 1 नेगेटिव वैल्यू टू 1 पॉजिटिव वैल्यू, फिर से बोलो क्या? इसका केस किसको याद है, वो समझा पाएगा ऐसा। लेफ्ट से राइट, राइट दोनों ऐड करना होता है। देखो एक नेगेटिव और एक, स्लो जा रहे हो, एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक, तो पेपर में आपको 0 से 1 का आंसर भी दिया होगा, 0 से 2 का आंसर भी दिया होगा, खाली प्लस करना, खाली क्या करना। कोई डाउट्स आया ना? अभी 4-5 केस, दोनों वैल्यू पॉजिटिव या दोनों वैल्यू नेगेटिव, ऐसे दोनों वैल्यू पॉजिटिव या दोनों वैल्यू नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव या दोनों पॉजिटिव या दोनों पॉजिटिव या दोनों, ये भी पॉजिटिव, एक नंबर नालायक तू यार, तुझे आज की लाइन याद है? भाई ने कहा फारर माइनस नियरर, ये मैंने वर्ड बनाया इसका, फारर माइनस दूर की वैल्यू माइनस नजदीक की वैल्यू, दूर की वैल्यू माइनस, इधर के लिए बोलूंगा बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू माइनस, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो, आई सेड दोनों वैल्यू, या दोनों वैल्यू नेगेटिव हो, आई सेड दोनों वैल्यू। पेपर में ग्राफ तो ड्रॉ करने का आएगा नहीं, पेपर में सीधा आएगा डिफरेंस आंसर निकालो, तो बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, बड़ा वैल्यू माइनस, वो भी क्वेश्चन में प्रिंटेड ही होगा। आया ना? इज दिस क्लियर? बाकी 4 केस, कोई डाउट? फिर से बोलो, नहीं आप बोलो। 5 केस, जो 5 हो गए वो रिपीट करो पहले। 0 से पॉजिटिव, डायरेक्ट, नेगेटिव टू 0, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, माइनस, फारर माइनस नियरर, दोनों नेगेटिव, माइनस करने का, क्या करने का? कोई डाउट्स?
अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा ही है। अरे रे रे बंद कर दूं मैंने, ऐसा फिक्स ही कर दूं अभी। याद आ रहा है कुछ? पॉजिटिव वैल्यू से स्मॉलर एरिया, पॉजिटिव वैल्यू से, तो पॉजिटिव वैल्यू इधर आती है, उससे स्मॉलर, उससे तो 0.5 प्लस, आई सेड 0.5 जो भी आंसर दिया हो, आई सेड जो भी आंसर। लॉजिक क्या होता है कि ये पूरा एरिया 0.5, ये पूरा एरिया, कुछ याद आ रहा है? नेगेटिव वैल्यू से स्मॉलर, नेगेटिव वैल्यू से, तो तुम ही सिखाओ। पॉइंट मतलब नेगेटिव वैल्यू से स्मॉलर, नेगेटिव वैल्यू से, अच्छी बात है, नेगेटिव वैल्यू से, तो ये एरिया चाहिए, तो 0.5 माइनस, आई सेड 0.5, लास्ट दो केस बताओ। पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर एरिया, पॉजिटिव वैल्यू से तो 0.5 माइनस 0.5, और एक नेगेटिव वैल्यू है उससे ग्रेटर एरिया चाहिए, तो इट इज 0.5। सर मेरे को नॉर्मल के 9 ग्राफ याद आ गए मेरे को, ऐसे मतलब जैसे संजीवनी कहाँ है, हनुमान को पता चल गए ऐसे। इस यूनिट की 8 मार्क 8 मिनट में होगी, ये यूनिट की 8 मार्क। सर इस पर कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आ सकती सर, कोई थ्योरी ज्यादा, इससे और क्या आएगी? कॉलेज की पीपीटी में से पढ़ा है, खुद के पैम्फलेट में से नहीं पढ़ा है, कॉलेज की। स्टार्ट। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल, क्या नाम रखा है? ये बोल रहे हैं डी मोवर्स ने 1733 में इसके लिए बात करा था, लेप्लस करके बंदे ने 1774 में इसके बारे में बात करा था, ये सब बकवास है। 1809, आई सेड 18 में गॉस करके, के एफ गॉस, के एफ, ये वो बंदे थे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने जन्म दिया। पहले वाले खाली बातें करते थे, इन्होंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट विजुअलाइज किया। इज दिस क्लियर? ये इसकी फॉर्मूला है, ये एक बार देख सकते हैं। इसके प्रॉपर्टीज, these आर ऑलवेज वेरी सिंपल। इसका ग्राफ बेल शेप होता है, ग्राफ, इसका मीन मीडियन मोड हमेशा सेम होता है, मीन मीडियन मोड हमेशा, इसका MD 4/5 सिग्मा, MD, इसका QD 2/3 सिग्मा, QD, और ये एरिया प्रॉपर्टी -1 to 1 68.26, -2 to 2 95.44, -3 to 3 99.74। ये याद मत करना, है गूगल ही करना, मुझे तो पता है वैसे तो पूरा पेपर ही गूगल होने वाला है, मतलब ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या नहीं है तो कौन सा हेल्पलाइन नंबर? अच्छा नीरो क्लासेस एडमिन नंबर है, हाँ ठीक है, मैसेज करना, हम जवाब नहीं देंगे। ओके बेटा, ये प्रॉपर्टीज प्लीज 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 सारे नॉर्मल स्टूडेंट बात नहीं करे, दीदी बस बेटा प्लीज यार। ये एरिया अंडर नॉर्मल का के जो 9 अलग अलग ग्राफ पॉसिबल है वो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, तो इसके लिए भी मैं इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एंड द टॉपिक इज डन। ऑल ऑफ यू अब अभी आप सब घर पे जाके इसका कैसे लर्निंग करेंगे, और अभी हम लास्ट टास्क क्या करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ऑल ऑफ यू आई वॉन्ट ऑल टू लिसन योर। घर पे जाके जो पढ़ने वाले बच्चे, जो अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट है तुम में से 9, तुम्हें याद हो तो मैंने पहले ही बोला था कि फर्स्ट डे पे लेक्चर रखो, क्योंकि मेरे को पर्सनली आइडिया नहीं है कि रिवीजन सेशन कितनी देर का चलेगा, लेकिन आज जैसे ही मैंने यहाँ पे रिवीजन कराना चालू किया और यूनिट 1-2 के बारे में बोलना चालू किया, आई कुड गेट एन आइडिया 8 भी नहीं बजेंगे। पिछली बार भी बहुत जल्दी रिवीजन पूरा हो गया था। अभी क्या बोल रहे हैं बेटा, अभी एग्जाम चल रहे हैं तो नाश्ता नहीं, एग्जाम बता गया और फिर 100 टका। यावरी सैटरडे को जिस रिवीजन के लिए आओ ना, उस दिन बोलना नाश्ता खिलाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे कुछ गड़बड़ हो तो वरी मेरे माथे नहीं पड़े।
कभी चालू चीज खिलाइए क्या गाँव बड़ी है, बट सीजन सही नहीं है ना यार। क्या हुआ था करण को? एक काम करे सब बेटा, ये तुम्हारे पर्सनल टॉक्स को और तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भाई माखी जाएगी, क्या मगज मारी है। छोड़ यार अभी। मेरी बात सुनो एवरीवन, I hope everyone is very clearly clear, मतलब crisply clear for unit 4. That was my major task. It's over. Unit 1 2 हो चुका है, 3 के लिए जितना बोल रहा हूँ सब ध्यान से सुनो। इसके बाद नहीं बात करो बेटा, इतना रिवाइज करने के बाद अब मैं आपको बता रहा था अभी बेटा, मैंने आज के और कल के मेरे शेड्यूल में अराउंड 1 आवर स्पेयर रखा था, क्योंकि मैंने मेरे लिए एक टास्क लिया है कि यूनिट 3 और 4 टीईटी में से खाली मोहित सर ने यूनिट 3 थोड़ा करा हुआ है, बाकी अगर तुम्हें नहीं पता होता। एक ऑप्शन ये था कि कॉलेज वालों ने कम टाइम दिया था, तो सीधी सी बात है कि मैं रोज शाम को 1-1 1.5 घंटे के क्लासेस रखूं और तुम्हें वो चीजें कराऊं। अब उसमें बात एकदम सिंपल सी है बेटा, क्योंकि मैं सीए सीपीटी के लिए ये टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ, तो सीए सीपीटी में जब ये चीजें एमसीक्यू में आती है ना, तो वहां उन चीजों को कराने का तरीका अलग होता है। एमसीक्यू ओरिएंटेड तरीके से चीजें कराते हैं। वहां पे हमको अगर जैसे क्या होता है, जब वो सपोज अभी ये लॉन्ग एग्जाम होने वाली होती ना, तो मैं तुमको बोलता भाई अभी देखो जो ट्यूशन पढ़ा रही है दीदियां, जो हमारे यहाँ से जॉब कर रहे हैं या जो भी सब हो, अभी तुम्हारी प्रॉब्लम तुमको खबर, मेरे को पढ़ाना है, तो मैं 6 से 8 एक्स्ट्रा ट्यूशन रख रहा हूँ हफ्ते तक। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो राइटिंग प्रैक्टिस की टेस्टें भी लेनी थी ना सर। सेम 2 में अगर लिटरल एग्जाम होगी तो हफ्ते में 3 टेस्ट होगी, क्योंकि जो लिखना भूले उसको याद कराना है, तो उसके लिए हफ्ते में 3 टेस्ट तो मिनिमम चाहिए। 2 तो बीकॉम में हफ्ते में 2 टेस्ट सालों से हमारे यहाँ का कल्चर है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी का टेस्ट रखो और अच्छे से बच्चे को राइटिंग प्रैक्टिस करो, वो मस्त है। अभी ना कोई थ्योरी का राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि थ्योरी लिखने का आ नहीं रहे, आने वाले एमसीक्यू है, उसमें शाम को 6 से 8 बोला कि कुछ भी पढ़ाऊं, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। दैट इज व्हाई आई हैव प्रेफर्ड टू नॉट टू गिव एनी एक्स्ट्रा क्लासेस। जितना टाइम सेट हुआ उतना करो, बाकी लास्ट दिन पे मैं क्या करा सकता हूँ वो मेरे को खबर है। तो मैं क्या करा सकता हूँ, तो अभी कल का जो रिवीजन सेशन रहेगा वो आज से तो लंबा रहेगा, लेकिन तुम सबके लिए गिफ्ट तैयार किए, एंड दैट गिफ्ट हैज टू बी विथ यू ओनली। ऐसा उसकी पीडीएफ दूंगा, लेकिन उसको बाजार में घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ से आ रही है? एमएसयू बड़ौदा की ग्रुप में। भगवान बचाए। All of you,
ये वही एमसीक्यू है जो तन्ना सर छापते हैं। ऑल ऑफ यू क्या मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एटलीस्ट कल जो समरी बता रहा हूँ ये पीडीएफ ऑब्वियसली क्लास की ग्रुप में सही जाती होगी। आई रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट कल जो 3-4 यूनिट के समरी की पीडीएफ दे रहा हूँ वो अगर सर्कुलेट हो जाती है तो ऐसा समझ लो मतलब भाई है ना, वो 2 से 3 घंटे की मेहनत होगी, जिसमें जो 3rd and 4th यूनिट ऑर्डिनरीली किसी बच्चे को हमको कराना हो ना रेगुलर क्लास में लर्निंग करा के, तो 7 से 8 सेशन चाहिए। वो काम लर्निंग कराने के बिना बट शॉर्ट समरी एमसीक्यू फॉर्मेट में कराने के लिए मैं 1.5 घंटे का एक सेशन में वो पूरा कर दूंगा। एंड यू विल फील लाइक नेक्स्ट डे जो पेपर आएगा कि सब एमसीक्यू इसी में से है। तो अभी जो एमसीक्यू आ रहे हैं एटलीस्ट वो पीडीएफ ना शेयर हो, ऐसा रिक्वेस्ट। क्या करें मानता नहीं, चलो अच्छा है, खुशी हुई मुझे ये सुन के कि हमारी पीडीएफ है गरीबों को काम आ रही है। ओके, प्रोबेबिलिटी now the class needs 20 more minutes. Stop talking. Everyone will refer this formulas of probability for short sums. Sir, probability के short sums यानी बेटा जैसे बेसिक रैंडम एक्सपेरिमेंट के कुछ सम्स आएंगे, a coin is tossed, the dice is tossed, 2 dice are tossed, 2 coins are tossed, इस तरह के क्वेश्चंस होने वाले, बेसिक कार्ड्स बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले और थ्योरी रहने वाली। एक्सपेक्टेड वैल्यू के सम पेपर में ना आए ऐसा नहीं हो सकता। एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी EX से सिग्मा x PX और वेरिएंस उसकी फॉर्मूला जो सिखाई है वो नोटबुक में से सम जरूर से करके जा। अभी प्रोबेबिलिटी की मीनिंग का कुछ नहीं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, चलो थ्योरी पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब मैं पूरी थ्योरी बोलने वाला हूं, सब बच्चे ध्यान से सुनो। A random experiment is the experiment in which all outcomes are known in advance. Performance of the experiment will result into some outcome, but क्या आउटकम आएगा वो एडवांस में पता होता नहीं है। जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन या थ्रोइंग ऑफ डाइस। सैंपल स्पेस, इसको गुजराती में निर्दर्श अवकाश बोलते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि ऑल द सेट्स, फिर से बोल रहा हूँ, ऑल द of the union of the sample space are written in one set, इवेंट, बेटा इवेंट में एक ही मेंबर हो तो उसको सिंपल इवेंट बोलते हैं, 2-2 3-3 की जोड़ी हो तो उसको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। जो मेंबर ए में है वो ए, जो ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट। आइदर ए और बी और बोथ, उसको यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए और बी का कॉमन, ए और बी का इंटरसेक्शन बोलते हैं। पक्का? एक इवेंट के अंदर पूरा इवेंट दूसरा आ ही जाए तो उसको बोलते हैं सब इवेंट। क्या बोलते हैं? दो इवेंट आपस में इक्वल हो तो उसको बोलते हैं इक्वल इवेंट। क्या बोलते हैं? इज दिस क्लियर? दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते या हो ही नहीं सकते तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या? इसका एमसीक्यू बन सकता है। If A intersection B is null set, if A intersection B is, it is mutually exclusive. If A union B is S, A union B is, it is exhaustive. It is exhaustive. It is what? Equally likely यानी दो इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी सेम। प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ने के लिए यहाँ तक ही है, इसके आगे की थ्योरी पढ़नी नहीं है। अब जो देखना है उसमें मैं खाली तुमको 2 मिनट में दिखा रहा हूँ। क्लासिकल डेफिनेशन M/N, क्लासिकल डेफिनेशन स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन का दूसरा नाम है एम्पिरिकल। क्या नाम है? उसमें लिमिट आता है। क्या आता है? क्या आता है? फिर तो बस प्रूफ है कि P of A 0 to 1 के बीच में आता है, तो प्रूफ तो पेपर में आने वाला नहीं है। P of A कॉम्प्लीमेंट 1 - P of A होता है, 1 - P of, ये भी प्रूफ नहीं आने वाला।
इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1। ये भी प्रूफ पेपर में आने वाला नहीं है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता। अभी आया एडिशन थ्योरम, तो लॉ ऑफ एडिशन की फॉर्मूला ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। कंडीशनल की फॉर्मूला, आई सेड कंडीशनल की वो फॉर्मूला चार्ट में दी हुई है, और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूला वो दी हुई है, मतलब यहाँ से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर इसके लिए आपने दिखाया क्यों, फिर बाकी के इतना आगे दिया हुआ है। जो चीजें इसमें से लर्न करनी है वो मैंने नोटबुक में ऑलरेडी लिखा दी है। तब भी मैंने तुमको याद हो तो पहले सेशन में जब अपने एग्जाम देने के बाद आए थे ना, तो मैं प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पढ़ाई थी, तो मैंने यहाँ तक थ्योरी पढ़ा के क्रॉस लगा दिया था कि इसके आगे थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर प्रोबेबिलिटी का यूनिट घर पे जाके कैसे करें, यहाँ तक की थ्योरी पढ़ो, फॉर्मूला चार्ट देखो। क्या देखो? फॉर्मूला चार्ट देखो। एक बार जो मैंने नोटबुक में लिखा है उसके पेजेस थोड़े घुमा देने। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पढ़े, तो ये जो मैंने पीपीटी की प्रिंट आउट दी है उसमें जो पीपीटी के स्लाइड्स मैंने खास करने के लिए बोले वो बाइनोमियल पॉइजा का एक सम, नॉर्मल के 9 ग्राफ यहाँ पे दिखा है, पैम्पलेट में भी ड्रॉ किया है, एक बार वो देख सकते हैं, वीडियो में से भी वापस देख सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। इज दिस क्लियर? इतना करें। यूनिट 1-2 के लिए, यूनिट 1-2 के लिए मैंने आज भी रिवीजन कराई है, और मिड सेम का वीडियो भी रिवीजन का एक्टिव है, तो वो भी आप कर सकते हो। इज दिस क्लियर? इतना करने के बाद टाइम मिले तो एमसीक्यूज करना, बाकी नहीं तो इतने में से ही सब हो जाएगा। इज दिस क्लियर? कल एमसीक्यूज का कोई डाउट सॉल्विंग सेशन रखना हो तो कितने बजे रखना है? एक काम करेंगे, बैठ जाइए बेटा, कोई जरूरत नहीं है, मेरा तो 2 बजे 12th का क्लास होगा। अगर किसी को